आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप लोगों का जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये दोनों मिला के 15 मार्क्स के चैप्टर है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना मार्केटिंग से आएगा और कितना कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, लेकिन ये जरूर होता है, अगर हम प्रीवियस ट्रेंड्स में देखें तो आपका नॉर्मली 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली मार्केटिंग से आता है और 5 मार्क्स के अकॉर्डिंगली कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, या 6 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक जनरल रहता है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन नाम से हमें पता चल रहा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब क्या हुआ, ऐसा एक्ट जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए हो। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या एक्ट बनाया गया, एक कंज्यूमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अगर कंज्यूमर को कभी भी अपील करनी है तो उसके लिए हमारी रिड्रेसल मशीनरी कौन सी है, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहले ना हमारे पास एक रहता था, कंज्यूमर इज किंग। ये भी कभी नहीं सुना कि कंज्यूमर इज द किंग? सुना है ना कि कंज्यूमर ही मार्केट का राजा है, क्योंकि जो कंज्यूमर चाहेगा वही मिलेगा। तो कंज्यूमर इज द किंग। तो पहले हमारे पास होता था कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर का मतलब होता था लेट द बायर अवेयर, लेट द बायर अवेयर। ये चेंज होकर हो गया है कैविएट वेंडिटर। वेंडिटर मतलब वेंडर, सेलर। लेट द सेलर अवेयर, मतलब सेलर को अवेयर करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बायर और सेलर दोनों के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को ही एक रिलीफ देता है। माना कि ये कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए है, लेकिन जो सेलर हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है। उन्हें अगर ये बात पता होगी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, तो ऐसे में वो इस चीज को ध्यान रख पाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से ऐसी कोई गलती ना हो, क्योंकि उन्हें लॉ पता होगा। इसलिए लॉ की नॉलेज तो कंज्यूमर को तो होनी ही चाहिए, सेलर को भी होनी चाहिए। तो अब हमारे पास दोनों बातें हैं, कैविएट एम्प्टर मतलब लेट द बायर अवेयर, साथ ही साथ कैविएट वेंडिटर लेट द सेलर अवेयर। ठीक है, तो क्या रीजन है, क्यों हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि मार्केट में जो भी अडल्टरेटेड गुड्स हैं, यानी कि मिलावटी सामान जो होता है, उसको बेचने से बचा सकें, डुप्लीकेट सामान को बेचने से बचा सकें। ठीक है, काउंटरफीट जिसे कहते हैं कि रियल प्रोडक्ट के बदले में दूसरा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं और वो बहुत सस्ते में बिक रहा है। मान लो तुम्हें कोई ये कह दे कि ये आईफोन है और ये आईफोन मैं तुम्हें 6000 में दे रहा हूं, तो तुम क्या बोलोगे, सचमुच का आईफोन है या झूठ मूठ का है? बोलोगे कि नहीं? बैटरी पर पहले ये पूछेगा और तो ये मान लेगा कि वो आईफोन है 6000 में। बैटरी परसेंटेज से मैटर करता है, क्योंकि बैटरी परसेंटेज से आईफोन नहीं देखते, आईफोन का भी अपनी कितने मेगापिक्सल कितने एमएच की बैटरी वो बताते हैं। अच्छा चलो, और नया वाला कौन सा आईफोन आया है? 16 वो मिल रहा है 6000 में, तो वही मान जाएगा। चलो शुक्र है। बात, हाँ मतलब मैं एग्जाम्पल की बात कर रही थी, ये तो इमोशनल हो गया। मैं यही बताना चाह रही थी कि कई बार कोई कोई आइटम्स ऐसी होती हैं जिनकी हम डुप्लीकेट कॉपी बना के बेच देते हैं। जैसे कि एक ना मार्केट है, तुम लोगों ने करोल बाग के पास एक मार्केट, उस मार्केट में क्या है, आप जाओ कोई भी जीन्स वगैरह लो और उनसे वो आपसे बोलते हैं आपको इस पर टैग कौन सा चाहिए। मेरे को ना मार्केट का नाम ही बिल्कुल याद नहीं आ रहा, करोल बाग के पास ही है वो मार्केट। उसमें क्या होता है, उसमें वो जाओ ना तो हमसे पूछते हैं जीन्स पे कौन सा लोगो चाहिए, और अगर आपको बड़े ब्रांड, जितने बड़े ब्रांड का चाहिए, वैसे नॉर्मल जीन्स 300, 350, 400, 500 तक में मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको कौन सा ब्रांड का लोगो लगवाना है, जो ब्रांड है ना उस हिसाब से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए तक का हो जाएगा। महंगी से महंगी पे लोगो तो 700 रुपए में जीन्स आ जाएगी, जो कि
अगर ब्रांडेड शोरूम में जाओगे तो वहां शायद आपकी 4,000 की मिले आपको। सेम जीन्स आपको 700 रुपए में मिल जाएगी, क्योंकि वो होलसेल मैन्युफैक्चरर्स है जहां से सारी कंपनीज को जाती हैं। वो कंपनीज के ऑर्डर के लिए होलसेल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और ये सिर्फ जीन्स के केस में नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक टीवी असेंबल करते हैं भैया, उनसे टीवी असेंबल करवाया। तो हमने कहा भैया कितने का, तो वो 40 इंच टीवी था, 40 इंच टीवी उन्होंने 12,000 में, हमने कहा मिल जाएगा। मैंने कहा, और पिक्चर क्वालिटी एंड्रॉइड वाला सब है उसमें, पूरा फुल। एंड मैंने उसे जो जो फीचर्स बोले सब है। फिर मुझे कहता, मैम ये बताओ आपको आगे का टैग कौन सा चाहिए? मैंने कहा मतलब बताओ ना, सोनी लगा दूं? मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। कहता हाँ बोलो कौन सा चाहिए। बात ये है कि वो फिर भी मुझे बता के बोल रहा है कि मैं आपको डुप्लीकेट चीज दे रहा हूं, मैं आपको खुद से बना के दे रहा हूं, सिर्फ टैग लगा रहा हूं। लेकिन मार्केट में ऐसे भी बैठे हैं जो कि बताते ही नहीं हैं और हम लोग उनको दे देते हैं। ये भी मार्केट में बहुत कॉमन है। हाँ, मतलब इसीलिए बहुत रिलायबल जगह से लेनी चाहिए। तो बात ये है कि इस तरह की जो काउंटरफीट होती है या फूड्स में जो अडल्ट्रेशन होती है, उन सबको बचाने के लिए वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। सब स्टैंडर्ड फूड जैसे कि एक्सपायरी है, अभी मैं ऑनलाइन मंगाया सामान, मैं ऑनलाइन खाने का सामान बहुत रेयर मंगाती हूँ। दूध मंगाया ऑनलाइन, उस ऑनलाइन दूध पे कल की नेक्स्ट डे की एक्सपायरी, जबकि नॉर्मली अगर आप दूध मदर डेयरी से या कहीं से भी लेते हो तो उसमें 2-3 दिन बाद की एक्सपायरी होती है। ब्रेड अगर लेते हैं तो ब्रेड पे भी 3 से 4 दिन बाद की एक्सपायरी होती है। मैंने एक बार ब्रेड मंगाई, सेम डे की एक्सपायरी। भाई क्या करें अब, कितनी ब्रेड खाऊंगी मैं, दिन भर ब्रेड ही खाती रहूंगी क्या? तो बात ये है कि ये क्या है, ये धोखाधड़ी है ना। आप ऑनलाइन में ये मेंशन ही नहीं कर रहे कि एक्सपायरी कब की है, आप ऑनलाइन में सिर्फ प्रोडक्ट दिखा रहे हो कि इतने का है, और फिर उस पर ये दिखा रहे हो कि ये स्लैशिंग 45%। तो जब भी फूड प्रोडक्ट्स पे ऐसा लगे ना कि टू मच हेवी डिस्काउंट है, समझ लेना भैया उनकी एक्सपायरी बहुत पास आ रही है, तो उनका वेस्ट हो जाएगा, इसलिए वो दे रहे हैं सस्ता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एक्सपायरी उसी समय चेक करके रिटर्न करना चाहिए। ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन मार्केट में सब स्टैंडर्ड सामान तो आ ही रहा है ना, तो उसके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। डुप्लीकेट गुड्स, वेट में गलत कर देना, वेट गलत आ जाना, मतलब जैसे ये तो बड़ा कॉमन है, सब्जी वाले सब्जी लो तो नीचे उनके वो लगा होता है, कम तोल देते हैं, ठीक है। कुछ सामान मंगाओ, आजकल तो ये होम डिलीवरी जो हमारे अंदर आलस भर गया है ना, भर भर के सारा सामान फोन पे मंगाते हैं, जाते ही नहीं है देखने। और जाके भी क्या कर लोगे, जाके अगर हम उसको बोल देंगे भैया मेरे सामने तोलना, मैम को भरोसा नहीं था, आप दूसरी दुकान से ले लो। कस्टमर की कमी नहीं है दुनिया में। तो इस तरह से जो भी वेट्स में गड़बड़ हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, मार्केट में तो वो चीज मिल नहीं रही है, लेकिन पता लग रहा है जी छुप के मिल रही है, कहीं ब्लैक मार्केट हो रही है उन चीजों की। ये अभी कोल्ड प्ले की टिकट्स की हुई है ना, हाँ दिलजीत वगैरह की हुई है, ब्लैक मार्केटिंग तो ही है। लेकिन कौन कंप्लेंट करेगा, शो देखने को मिल जाए। एक ने तो 1 लाख की टिकट ले ली कि कौन सा ऐसा शो है जिसके लिए सारे मरे जा रहे हैं, बाद में पता चला ओह इसमें तो पंजाबी गाने ही नहीं है, क्या फायदा ऐसे शो का, बेचारे के 1 लाख की टिकट भी गई। तो इस तरह के डिफेक्टिव गुड्स की सप्लाई करना या आउटडेटेड गुड्स की सप्लाई करना या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू मिसलीड करना। कितने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, बाल घने लंबे हो जाएंगे, अरे भैया शूज करो, वो शैम्पू पहले के बाल टूटने और लग गए हैं। शेक्स के आ जाते हैं, ये वाला जूस पियो एकदम बॉडी बिल्ड हो जाएगी, पता लगे वो शेक पी के नुकसान और हो गया। तो ऐसे कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो कि गलत आपको मैसेज दे रहे हैं, दे ऑल आर रॉन्ग, और इन सब के अगेंस्ट केस करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। समझे? पहले तो ये समझ में आया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है क्या, क्लियर, कोई डाउट नहीं? चलो अब हम करते हैं कि व्हाई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इम्पोर्टेंट। नाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि आखिर जरूरत क्या है। देखो हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर है वो इग्नोर है,
बहुत इग्नोरेंट कंज्यूमर है, उन्हें पता ही नहीं कि हमारे राइट्स क्या हैं। इनफैक्ट उन्हें तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं पता। ये होना कि चलो अपने राइट्स तो पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, इतना इग्नोरेंट कंज्यूमर है। इसलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट देना पड़ा कि अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ठीक है। दूसरा, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। इंडिया जैसी कंट्री जहां पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और इतनी वैरायटी है, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट हैं। ठीक है। तो इतनी वाइड वैरायटी है, फाइनेंशियली भी वो वाइड है, एजुकेशनल वाइज भी वो लोग बहुत वाइड वैरायटी है, इतना अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर है। इसके लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इस अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर के लिए कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसा है जो इनके लिए काम कर सकता है। बहुत सारे लोग खुद से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के यूज नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे लोग उनके बेसिस पे केसेस फाइल कर सकते हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। मान लो कोई ऐसा पर्सन है, मान लो कोई बहुत बुजुर्ग है और वो नहीं अपने बिहाफ पे केस फाइल कर सकता, तो ऐसी एनजीओज हैं जो उनके बिहाफ पे केस फाइल कर सकती हैं। ठीक है ना। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर, अब तो बहुत कम हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, फिर भी कम हो गया। पहले तो ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन था, बहुत ज्यादा। तो इतना एक्सप्लॉइटेशन था कि कंज्यूमर को तो बहुत ही बेवकूफ बना दिया, हर प्रोफेशन बना रहा था। आज के डेट में तो फिर भी एक लिमिटेड, आज के डेट में देखा जाए तो सबसे पढ़ा लिखा सेगमेंट जो है टीचर्स और डॉक्टर्स, इन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट खराब की हुई है। ये बिल्कुल पैसे लूटते हैं, जरूरी नहीं कि सर्विसेज दें। मतलब मैं खुद टीचर कम्युनिटी की हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसा बड़ा सेगमेंट है जो कि वो सर्विसेज ही नहीं दे रहे जिसके लिए वो पैसे ले रहे हैं। बट पहले तो छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर जगह बहुत ज्यादा था। अब कम से कम ये तो खतरा है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कोई केस फाइल कर देगा। और अब सोशल मीडिया आने से तो और ज्यादा डर हो गया, इमीडिएटली हैशटैग रन कर देते हैं। तो ये सब चीजें हैं कि आजकल तो हैशटैग ऐसे फटाफट से रन होता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक पहुंचने से पहले ही चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं कि कंज्यूमर के लिए क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। पहले हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 था, पहले 1986 में था। हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे बहुत टाइम से, लेकिन अब हमने इसको चेंज कर दिया है। अब हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 से 2019 का आ गया है। तो आप लोग जो है 2019 वाला एक्ट पढ़ रहे हैं, वरना इतने सालों से देखो, इतने सालों से 1986 वाला एक्ट ही चले जा रहा था। ठीक है, समझ में आया। फिर अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट तो रहता ही है। देखो, अगर वो कंज्यूमर्स के लिए बाकायदा कंज्यूमर फीडबैक फॉर्म भरवा लेंगे, उनका सेटिस्फेक्शन फॉर्म फिल करवा लेंगे, तो कहीं ना कहीं उनको अपने कंज्यूमर्स का एक नजरिया देखने को मिल जाएगा। दे विल अंडरस्टैंड कि हमारे कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। मान लो उन्होंने फॉर्म फिल कराया, एक रेस्टोरेंट में गए, उन्होंने एक फॉर्म फिल करा लिया कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो फ्यूचर में वो उस चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो किसी भी बिजनेस का एक लॉन्ग टर्म गोल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो सोसाइटी के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं कर सकते। आपको उन्हें फेयर डील देनी पड़ेगी, आप उनके साथ चीट नहीं कर सकते। और यही आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि यू कांट चीट विद देम बिकॉज यू आर यूजिंग सोसाइटीज रिसोर्सेज। मॉरल जस्टिफिकेशन, अब मॉरल्स की बात करेंगे तो फिर मॉरल्स तो फुलफिल करने ही चाहिए। हर एक किसी को अपने प्रोफेशन का मोरल फॉलो करना चाहिए, तो मोरल्स तो फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। आपको इक्विटी मेंटेन करनी है, आपको डुप्लीकेट गुड्स नहीं देनी है, आपको वेट सही देना है, जो चीज़ मांगी है वही देनी है। ये सब मोरल्स हैं बिजनेस के जो उन्हें फॉलो करनी है। नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है ही, सरकार तो फिर पकड़ के करवा ही लेगी, क्योंकि डंडे के जोर पे तो सारे ही कर लेते हैं। रिंग में तो शेर भी नाच लेता है, वैसे शेर चाहे जंगल का राजा है। तो वही वाली बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सीधी तरह से नहीं मानेगी, समझा दिया गया उन्हें, तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन तो है ही, फिर जुडिशनल मशीनरी भी है, सब कुछ है।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे का चैप्टर करेंगे। लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications.